हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। आज अपन बात करेंगे विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 17 का। ये दोस्तों सेकंड पार्ट है और इसमें भी हम हर क्वेश्चन को पूरे डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन आप खुद बना सकें। और दोस्तों बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़ें वो आपको ज़्यादा दिन तक के लिए याद हो जाए और आप वीडियो के बीच में किसी भी तरह से बोर ना हो। और दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जो ट्रिक्स बताए जाएं वो आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है विवर्तनिक प्लेट का महाद्वीपीय भाग प्लेट के महासागरीय भाग से अधिक मोटा होता है। दूसरा दिया है कि जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें टकराती हैं तो महाद्वीपीय प्लेट पर सदैव महासागरीय प्लेट आरूढ़ हो जाती है। और तीसरा दिया है कि 2004 में हिंद महासागर में सुनामी बर्मा प्लेट के नीचे भारत प्लेट के धंसने के कारण आई थी। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा यह कथन सही है या है। तो अब अपन देखें जो विवर्तनिक प्लेट है ये क्या होती हैं। तो जो विवर्तनिक प्लेट है ये एक प्रकार की ठोस चट्टान होती है जो कि महाद्वीपीय और महासागरीय जो स्थल मंडल है दोनों से बनी होती है, वही कहलाती है विवर्तनिक प्लेट। तो अब अपन देखें इसमें जो पहला दिया है कि विवर्तनिक प्लेट का महाद्वीपीय भाग प्लेट के महासागरीय भाग से अधिक मोटा होता है। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि जो महाद्वीप हैं उनके नीचे जो भूभा पट्टी होती है वो बहुत ही मोटी होती है, जबकि जो महासागरीय भाग होता है उसके नीचे की जो भूभा पट्टी होती है वो सामान्यतः पतली होती है। इसलिए इसका पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें टकराती हैं तो महाद्वीपीय प्लेट पर सदैव महासागरीय प्लेट आरूढ़ हो जाती है, मतलब कि नीचे धंस जाती है। तो ये वाला कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें टकराती हैं तो उस समय जो महासागरीय प्लेटें होती हैं उनका जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण जो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं वो हमेशा नीचे धंस जाती हैं, ना कि महासागरीय प्लेटें धंसती हैं। इसलिए इसका दूसरा कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि 2004 में हिंद महासागर में सुनामी बर्मा प्लेट के नीचे भारत प्लेट के धंसने के कारण आई थी। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी उसका मुख्य कारण यही था, जो बर्मा प्लेट है उसके नीचे भारत प्लेट धंस गई थी और इसी कारण से फिर भूकंप आया और फिर जिससे सुनामी उत्पन्न हुई थी। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि केवल 1 को 3 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि नीलगिरी में बारंबार मलबा अवधाव और भूस्खलन क्यों होता है। पहला दिया है यह विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है। दूसरा दिया है ढलानें तीव्र हैं। तीसरा दिया है नीलगिरी मुख्यतया अवसादी और अर्ध संगठित निक्षेपों से बना है, जबकि चौथा दिया है कि चट्टानों का यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा कथन सही है। तो अब अपन देखें इसमें जो नीलगिरी में बार बार अवधाव और भूस्खलन होता है वो क्यों होता है। तो अपन देखें जो भूस्खलन होता है वो हिमालयी क्षेत्रों में भी होता है और नीलगिरी क्षेत्रों में भी होता है। तो अपन देखें इसमें जो पहला दिया है कि यह विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जो विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है वो हिमालय क्षेत्र है, ना कि नीलगिरी क्षेत्र है। और इसमें जो दूसरा दिया है कि ढलानें तीव्र होने के कारण जो नीलगिरी है वहाँ पर भूस्खलन और मलबा अवधाव होता है।
तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें ढलान बहुत अधिक होने के कारण ही भूस्खलन होता है। और इसमें जो तीसरा अध्याय की नीलगिरी मुख्यतया अवसादी और अर्ध संगठित निक्षेपों से बना है, इसलिए वहाँ भूस्खलन आता है। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो कारण है कि अवसादी और अर्ध संगठित निक्षेपों से बनना, ये हिमालय क्षेत्रों में जो भूस्खलन होता है उसका कारण है, ना कि नीलगिरी का। और इसमें जो चौथा अध्याय की चट्टानों का यांत्रिक अपक्षय अधिक होता है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब ढलानें अधिक होंगी तो उसमें जो चट्टानें हैं वो भी नीचे की ओर झुकेंगी, तो उसका अपक्षय भी बहुत अधिक होगा। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 और 4 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। पहला दिया है कैन नदी, दूसरा दिया है चम्बल नदी और तीसरा दिया है महानंद नदी। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें, जो अपन ने नदी के बारे में पढ़ा था वो अपन ने इसके पहले वाले टेस्ट में पढ़ा था। तो जिसने इसके पहले वाला टेस्ट लगाया है वो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी लगा लेगा। तो अब अपन देखें, जो उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाली नदी है वो कौन कौन है। तो इसमें जो पहला दिया है कि कैन नदी, तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो कैन नदी है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच से ही होकर बहती है। और यह जो कैन नदी है यह एक अंतर्राज्यीय नदी भी मानी जाती है, क्योंकि यह कैन नदी 51 किलोमीटर की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साझा करती है। और इसमें जो दूसरा दिया है कि चम्बल नदी, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो चम्बल नदी है ये मध्य प्रदेश के महू से निकलती है, लेकिन यह राजस्थान और उत्तर प्रदेश होकर ये बहती है। और जब यह चम्बल नदी राजस्थान में कोटा होते हुए पहुंचती है तो वहां पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। और जो चम्बल नदी है इसमें 2 बांध और बनाए गए हैं, जैसे जो राणा प्रताप सागर बांध हो गया, और इसके अलावा भी एक बांध जो जवाहर सागर बांध है वो भी इसी नदी पर बनाया गया है। और यह जो नदी है ये ऊबड़ खाबड़ नदी के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और इसी नदी पर जो घड़ियाल हैं वो भी पाए जाते हैं। और इसमें जो तीसरा दिया है कि महानंदा नदी, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो महानंदा नदी है ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों में निकलने वाली गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, न कि यह उत्तर प्रदेश से निकलती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 1 और 2 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन से अटलांटिक महासागर से संबंधित है। पहला दिया है डॉगर बैंक, दूसरा दिया है ग्रैंड बैंक, तीसरा दिया है टेलीग्राफ पठार, चौथा दिया है डायमेंटिना गर्त और पांचवा दिया है सारगैसो सागर। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो अब अपन देखें, जो अटलांटिक महासागर है इससे कौन कौन संबंधित है। तो इसमें जो पहला दिया है कि डॉगर बैंक है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो डॉगर बैंक है ये उत्तरी सागर के जो उथले क्षेत्र है उसमें एक विशाल रेतीला तट है, जो कि बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, नॉर्वे, नीदरलैंड, इन सभी के मध्य में स्थित जो अटलांटिक महासागर है उसी का एक समुद्र है। इसलिए पहला कथन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि ग्रैंड बैंक है, तो ये वाला कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा,
क्योंकि जो ग्रैंड बैंक है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक पठार है जो कि अटलांटिक महासागर से संबंधित है और उसी का एक द्वीप भी है। इसलिए दूसरा कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि टेलीग्राफ पठार, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो टेलीग्राफ पठार है यह अटलांटिक महासागर का वह क्षेत्र है जो तट से दूर अन्य महासागर की तुलना में अपेक्षाकृत सपाट और उथला माना जाता है। इसलिए तीसरा कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो चौथा दिया कि डायमेंटिना गर्त, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो डायमेंटिना गर्त है ये महासागर में स्थित है, ना कि अटलांटिक महासागर में। और इसका जो पांचवा दिया है कि सारगैसो सागर, तो ये वाला कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यह अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ एक क्षेत्र है जिसके चारों ओर समुद्र से ही घिरा है। यानी कि जो सारगैसो सागर है इसका कोई भूमि क्षेत्र नहीं है, यानी कि इसकी कोई भी भूमि सीमा नहीं है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 1, 2, 3 और 5 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि यदि पृथ्वी का अक्ष झुके होने के बजाय लंबवत होता तो संभावित परिणाम क्या होते। पहला दिया है कोई ऋतु नहीं होती, दूसरा दिया है विश्व के सभी भागों में वर्ष पर्यंत दिन और रात बराबर होते। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन इसका सही है। तो अब अपन देखें कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी ना होती, उसके बजाय वो लंबवत होती, तो उसमें कोई ऋतु नहीं होती। तो ये वाला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब पृथ्वी झुकी होती है तो उस समय जो सूर्य का प्रकाश होता है वो जहाँ पर पड़ता है तो वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है, और जहाँ पर नहीं पड़ता है वहाँ पर शीत ऋतु होती है। और यदि हमारी पृथ्वी झुकी नहीं होगी तो किसी प्रकार से ऋतु जो है वो नहीं होंगी। और इसमें जो दूसरा दिया है कि विश्व के सभी भागों में वर्ष पर्यंत दिन और रात बराबर होते हैं, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यदि हमारी पृथ्वी झुकी नहीं होती तो इस समय जो सूर्य है वो हमेशा ध्रुव पर प्रतिदिन होता और दिन के 24 घंटे भी बिल्कुल क्षैतिज पर ही रहता। इस कारण से दिन और रात इसमें बिल्कुल समान होता। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि महासागरीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला दिया है तरंगें दोलनशील गतियां हैं जिनके परिणाम स्वरूप जल की सतह ऊपर उठती और नीचे उतरती है। और दूसरा दिया है कि लहर में प्रत्येक जल कण की गति जो है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में आगे पीछे होती है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो महासागरीय तरंगे हैं तो इनके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि तरंगें दोलनशील गतियां हैं जिनके परिणाम स्वरूप जल की सतह ऊपर उठती और नीचे उतरती है। तो ये वाला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो तरंगे होती हैं वो एक प्रकार से जो गेहूं की बाली होती है उसकी तरह होती है, क्योंकि जब हवा चलती है तो जो गेहूं की बाली होती हैं वो इस साइड हो जाती हैं और फिर उस साइड हो जाती हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो अपने स्थान पर जहाँ की तहाँ हो जाती हैं। और ठीक इसी प्रकार जो तरंगे हैं वो भी होती हैं। और इसमें जो दूसरा दिया है कि लहर में प्रत्येक जल कण की गति ऊर्ध्वाधर दिशा में आगे पीछे होती है। तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जल कण की गति नहीं होती, जबकि कुछ कण की जो गति है वो जरूर ऊर्ध्वाधर दिशा या क्षैतिज दिशा में आगे पीछे हो सकती है, लेकिन यह सही नहीं है कि प्रत्येक जल जो है
उसके कण की गति ऊर्ध्वाधर दिशा में ही आगे पीछे होगी। हो सकता जो क्षैतिज गति है उसमें भी आगे पीछे हो रही हो, इसलिए इसका दूसरा कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल एक सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुव पर कम है। दूसरा दिया है कि क्षोभ सीमा के शीर्ष पर तापमान जो है वो विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुव पर कम होता है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा ऐसे कथन सही है या है। तो अब अपन देखें, इसमें जो पहला दिया है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होती है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि विषुवत रेखा पर यदि अपन क्षोभ मंडल से ऊंचाई देखें तो वो 16 किलोमीटर है, जबकि यही ऊंचाई ध्रुव पर 6 किलोमीटर है। यानी कि विषुवत रेखा पर यह ऊंचाई अधिक है और ध्रुव पर यह ऊंचाई कम है। और जो क्षोभ मंडल है ये हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत मानी जाती है और सबसे महत्वपूर्ण परत भी मानी जाती है, क्योंकि क्षोभ मंडल में ही मौसम से संबंधित जितनी घटनाएं होती हैं, जैसे कोहरा बनना, बादल बनना, ओस गिरना और वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी चलना, बादल का गरजना और बिजली चमकना, ये जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं ये इसी परत पर होती हैं, यानी कि क्षोभ मंडल पर ही होती है। और इसी कारण से यह परत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और इसी कारण से इसकी ऊंचाई भी विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुव पर कम होती है। और इसमें जो दूसरा दिया है कि क्षोभ सीमा के शीर्ष पर तापमान जो है वो विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुव पर कम होता है, तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि जब उसकी ऊंचाई कम होगी तो वो सूर्य के नज़दीक होगा, तो उस पर ध्रुव पर जो तापमान है वो अधिक हो जाएगा, न कि कम होगा। और इसी कारण से ध्रुव पर जो बर्फ़ होती है वो पिघलती है। और जो विषुवत रेखा है क्योंकि उसकी दूरी अधिक है, तो इसमें जो सूर्य की रोशनी है वो भी कम पड़ेगी, तो इसमें जो तापमान है वो भी कम रहेगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल एक सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है यूराल पर्वत, दूसरा दिया है रॉकी पर्वत श्रृंखला, तीसरा दिया है ग्रेट डिवाइजिंग रेंज और चौथा दिया है आल्प्स। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा उत्तर सही है। तो अब अपन देखें, जो विश्व की इसमें पर्वत श्रेणियाँ दी गई हैं उनकी जो लंबाई है वो घटते क्रम में अपन को बताना है। तो जो इसमें पर्वत श्रेणी दी हैं तो इसमें सबसे पहले रॉकी पर्वत श्रृंखला आ जाएगा, क्योंकि इस पर्वत की जो लंबाई बताई गई है वो 4830 किलोमीटर बताई गई है। और यह जो पर्वत है यह अमेरिका में स्थित है। और फिर इसके बाद जो ग्रेट डिवाइजिंग रेंज है ये आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो लंबाई बताई गई है वो 3500 किलोमीटर बताई गई है। और फिर इसके बाद जो यूराल पर्वत है वो आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो 2500 किलोमीटर है। जबकि लास्ट में आल्प्स आ जाएगा, जिसकी जो लंबाई है वो 1200 किलोमीटर बताई गई है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि 2, 3, 1, 4 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन से महासागरों में लवणता को प्रभावित करते हैं। पहला दिया है वर्षा, दूसरा दिया है महासागरीय धाराएं, तीसरा दिया है पवन और चौथा दिया है जल का जमना। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें, जो महासागरों में लवणता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इसमें जो पहला दिया है कि वर्षा,
तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो महासागरों की लवणता है वो मुख्य रूप से वर्षा और जो बाष्पीकरण होता है उसी पर निर्भर करती है। तो ये वाला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो एक महासागर है उसकी जो लवणता है वो तभी होगी जब उसमें जो खारापन है वो 22.7% होगा, तभी वहाँ का जो जल है वो लवणता की श्रेणी में आएगा। और इसमें जो दूसरा अध्याय की महासागरीय धाराएं, तो ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जिसके कारण जो जल में घुले हुए लवण हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं। और इसमें जो तीसरा अध्याय की पवन, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो पवन है वो भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण करने के लिए लवण को प्रभावित करता है। और इसमें जो चौथा अध्याय की जल का जमना, तो ये वाला कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब समुद्र का जो जल है वो एक जगह एकत्रित हो जाएगा तो फिर वही धीरे धीरे करके लवण बन जाता है, यानी कि नमक बन जाता है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पृथ्वी के घूर्णन का निम्नलिखित में से किस पर प्रभाव पड़ता है। पहला दिया है दिन और रात के विन्यास पर, दूसरा दिया है महासागरीय धाराओं के विक्षेपण पर, तीसरा दिया है पृथ्वी के अंडाकार आकार पर, और चौथा दिया है उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के विन्यास पर। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो अब अपन देखें जो पृथ्वी का घूर्णन है, यानी कि जब पृथ्वी घूमती है तो कौन कौन सी क्रिया होती हैं या कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो प्रभावित होती हैं। तो इसमें जो पहला दिया है कि दिन और रात के विन्यास पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब पृथ्वी घूमती है तभी दिन और रात होते हैं। और इसमें जो दूसरा दिया है कि महासागरीय धाराओं के विक्षेपण पर, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो महासागर में धाराएं चलती हैं तो वो भी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही चलती हैं। और इसमें जो तीसरा दिया है कि पृथ्वी के अंडाकार आकार पर भी पृथ्वी के घूर्णन जो होता है उसका प्रभाव पड़ता है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो चौथा दिया है कि उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के विन्यास पर, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार होता है यह पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की जो स्थिति होती है उसी के कारण होती है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य की विधायिका ने 3 नई स्वायत्त परिषदों के गठन का प्रस्ताव पारित किया, जिनका नाम मोरान, मोटोक और कामतापुर स्वायत्त परिषद है। तो इसमें ए दिया है कि मणिपुर, बी दिया है असम, सी दिया है अरुणाचल प्रदेश और डी दिया है मेघालय। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा कथन सही है। तो अब अपन देखें कि वह कौन सा राज्य है जिसने 3 नई स्वायत्त परिषदों के गठन का प्रस्ताव पारित किया है और जिसका नाम है मोरान, मोटोक और कामतापुर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि असम, क्योंकि अभी हाल ही में असम की जो विधानसभा है उसने 3 परिषदों का गठन किया है। और इसमें जो मोरान है इसका गठन जो किया गया है वो मोरान स्वायत्त परिषद विधेयक 2020 के तहत किया गया है। और जो मोटोक है इसका गठन भी मोटोक स्वायत्त परिषद विधेयक 2020 के तहत किया गया है। जबकि जो इसमें कामतापुर दिया है ये किसी प्रकार से समुदाय नहीं है और इसका जो गठन किया गया है वो कामतापुर स्वायत्त परिषद विधेयक 2020 के तहत ही किया गया है। और यह वहाँ की एक भौगोलिक क्षेत्र है जो कूच बिहार यानी कि पश्चिम बंगाल तक फैला है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि असम। और
अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है शीत कटिबंध में वर्ष पर्यंत सूर्य की अधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं। दूसरा दिया है कि शीत कटिबंध में दिन और रात की अवधि 6 माह की होती है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें इसमें जो पहला दिया है कि शीत कटिबंध में वर्ष पर्यंत सूर्य की अधिक तिरछी किरणें पड़ती है, तो यह वाला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी कारण से यहाँ पर असामान्य रूप से अत्यधिक कम तापमान होता है, इसलिए इसका पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि शीत कटिबंध में दिन और रात की जो अवधि है वो 6 माह की होती है, तो ये वाला कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जो शीत कटिबंध है इस क्षेत्रों में जो तापमान होता है वो लगभग ना के बराबर होता है, यानी कि हिमांक में होता है। और इसी कारण से यहाँ पर जो दिन और रात की अवधि है वो 6 माह की होती है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तनीय पवनों के उदाहरण हैं। पहला दिया है व्यापारिक पवनें, दूसरा दिया है मानसूनी पवनें, तीसरा दिया है ध्रुवीय पवनें, चौथा दिया है पर्वतीय और घाटी समीर, और पांचवा दिया है कि स्थलीय और समुद्री समीर। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा उत्तर इसका सही है। तो अब अपन देखें जो परिवर्तनीय पवनें हैं, यानी कि जो ऋतु के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है वही कहलाती है परिवर्तनीय पवनें। तो इसमें जो पहला दिया है कि व्यापारिक पवनें, तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो व्यापारिक पवनें हैं वो एक प्रकार से अपरिवर्तनशील पवनें हैं। और इसमें जो दूसरा दिया है कि मानसूनी पवनें, तो ये वाला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो मानसूनी पवनें हैं इसे मौसमी पवनें भी कहते हैं, और इसी कारण से इसका नाम भी रखा गया है मानसूनी पवनें, क्योंकि यह बहुत ही जल्दी अपनी ऋतु के साथ दिशा बदल लेती है। और इसमें जो तीसरा दिया है कि ध्रुवीय पवनें, तो ये वाला कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ध्रुवीय पवनें हैं वो भी अपरिवर्तनशील पवनें हैं। और इसके साथ जो पछुआ पवनें हैं वो भी अपरिवर्तनशील पवनें होती हैं। और इसमें जो चौथा दिया है कि पर्वतीय और घाटी समीर, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो पांचवा दिया है कि स्थलीय और समुद्री समीर, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2, 4 और 5 इसका सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 से कि सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रृंखला से होता है। दूसरा दिया है कि तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। और तीसरा दिया है कि सतलुज सिंध की सुदूर पूर्वी सहायक नदी है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा कथन सही है। तो अब अपन देखें कि जो सिंधु नदी है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो जो सिंधु नदी है इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं इंडस, और इसी के नाम पर हमारे भारत का भी नाम इंडिया पड़ा है। और इसमें जो पहला दिया है कि इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रृंखला से होता है, तो ये वाला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, तो ये वाला कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यारलंग सांगपो के नाम से जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको जाना जाता है, ना कि सिंधु नदी को। जबकि जो सिंधु नदी है इसको तिब्बत में सिंगी खम्बान यानी कि शेर का मुख के नाम से इसे जाना जाता है, इसलिए दूसरा कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा दिया है कि सतलुज सिंधु की सुदूर पूर्वी सहायक नदी है, तो ये वाला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 इसका सही आंसर है। और
अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लवणीय मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है लवणीय मृदा शुष्क और दलदली दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा दिया है कि अत्यधिक सिंचाई से मृदा में लवणता की मात्रा में वृद्धि होती है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा कथन सही है। तो अब अपन देखें, जो मृदा में लवणीय आ जाती है तो इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि लवणीय मृदा शुष्क और दलदली दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो लवणीय मृदा है वो दलदली यानी कि कच्छ का रण है, तो वो एक दलदली क्षेत्र का उदाहरण है। और जो शुष्क है वो राजस्थान का उदाहरण है, इसलिए इसका पहला कथन है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि अत्यधिक सिंचाई से मृदा में लवणता की मात्रा में वृद्धि होती है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यदि अपन किसी क्षेत्र की बहुत ही अधिक सिंचाई करते हैं तो उसकी जो मृदा है उसमें लवणता की मात्रा बहुत ही अधिक हो जाती है। जैसे जो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये प्रमुख इसके उदाहरण हैं, क्योंकि इस स्थान पर बहुत ही अधिक जल की मात्रा पाई जाती है। और इसी कारण से यहाँ की जो मृदा है उसमें जो किसान हैं उनको जिप्सम मिलाने के लिए कहा जाता है, ताकि आपकी जो खेती है वो अच्छी हो सके। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है कि हाल ही में आरंभ की गई भूक्षरण कम करने के लिए वैश्विक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसका उद्देश्य भूक्षरण की रोकथाम, नियंत्रण और उसे कम करने के लिए वर्तमान कार्य योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करना है। और दूसरा दिया है कि यह G20 के तत्वाधान में आरंभ की गई है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे कथन सही है या हैं। तो अब अपन देखें, इसमें जो भूक्षरण है उसको कम करने के लिए जो वैश्विक पहल की गई है उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि इसका उद्देश्य भूक्षरण की रोकथाम, नियंत्रण और उसे कम करने के लिए वर्तमान कार्य योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करना है। तो ये वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो पहल है ये भूक्षरण को कम करने के लिए ही किया गया है। और इसमें जो दूसरा दिया है कि यह G20 के तत्वाधान में आरंभ की गई है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में G20 देशों की जो पर्यावरणीय मंत्री स्तरीय बैठक संपन्न हुई थी, तो उसमें इन्हीं पहलुओं को शामिल किया गया है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही हैं। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि गंगा नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है अलकनंदा और भागीरथी गंगा की 2 शीर्ष धाराएं हैं। दूसरा दिया है कि देवप्रयाग में गंगा मैदानों में प्रवेश करती है। और तीसरा दिया है कि यमुना, गंडक और सोन इसके दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे कथन सही है या हैं। तो अब अपन देखें, जो गंगा नदी प्रणाली है तो इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो जो गंगा नदी है उसको राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो गंगा नदी है उसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो पूरे देश में लगभग 26% है। इसी कारण से इसे 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। और अपन देखें, जो गंगा नदी प्रणाली है इसी के संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि अलकनंदा और भागीरथी गंगा की 2 शीर्ष धाराएं हैं, तो ये वाला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि देवप्रयाग में गंगा मैदान में प्रवेश करती है,
तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो गंगा नदी है वो मैदान में प्रवेश करती है वो हरिद्वार में करती है, ना कि देवप्रयाग में। क्योंकि हरिद्वार से जो देवप्रयाग है इसकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, और इसमें जो तीसरा दिया कि यमुना, गंडक और सोन इसके दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो गंगा नदी है वो बाएं तट पर मिलती है, जबकि जो यमुना नदी और सोन नदी है ये दाहिने तट पर मिलती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल एक सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 है कि हबल अंतरिक्ष दूरबीन का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने हाल ही में एंड्रोमेडा मंदाकिनी के चारों ओर प्रभा मंडल की खोज की है। इस संदर्भ में एंड्रोमेडा मंदाकिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ए दिया है यह है आकाशगंगा मिल्की वे मंदाकिनी की निकटतम सबसे बड़ी मंदाकिनी है। बी दिया है यह पृथ्वी से नग्न आंखों से दिखाई देती है। सी दिया है यह आकाशगंगा यानी मिल्की वे मंदाकिनी की भांति आकार में सर्पिल है। जबकि डी दिया कि इसका वीर्यल द्रव्यमान आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे से 100 गुना अधिक है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा सही नहीं है। तो अब अपन देखें जो एंड्रोमेडा मंदाकिनी है तो इसके संबंध में अपन को बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो पहला दिया है कि यह आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे मंदाकिनी की निकटतम सबसे बड़ी मंदाकिनी है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। और जो बी दिया है कि यह पृथ्वी से नग्न आंखों से दिखाई देती है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सी दिया कि यह आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे मंदाकिनी की भांति आकार में सर्पिल है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि इसमें जो ये दिया है कि इसका वीर्यल द्रव्यमान आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे से 100 गुना अधिक है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है वो लगभग आकाशगंगा के समान है, न कि उससे 100 गुना अधिक है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि मिस्ट्रल नामक स्थानीय पवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले दिया है यह आलप्स से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली ठंडी पवन है। और दूसरा दिया है कि रोहन घाटी का मिस्ट्रल पर फनल प्रभाव पड़ता है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा ऐसे कथन सही है या है। तो अब अपन देखें जो मिस्ट्रल नामक स्थानीय पवन है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि यह है आलप्स से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली ठंडी पवन है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो आलप्स है ये फ्रांस के ऊपर से बहती हुई भूमध्य सागर की ओर जाती है, इसलिए इसका पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि रोहन घाटी का मिस्ट्रल पर फनल प्रभाव पड़ता है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि फनल यानी कि जो कीप प्रभाव होता है वो इस पर बहुत ही तेज पड़ता है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 40 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि समशीतोष्ण चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है उष्ण वाताग्र से संबद्ध वर्षा कम अवधि की होती है। और दूसरा दिया है कि शीत वाताग्र से संबद्ध वर्षा सदैव गरज और बौछार के रूप में होती है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो समशीतोष्ण चक्रवात हैं ये क्या हैं। तो जो समशीतोष्ण चक्रवात है इनका निर्माण तब होता है जब
अलग अलग भौतिक गुण वाली दो विशाल वायु मिलती हैं तब समशीतोष्ण चक्रवातों का निर्माण होता है। और इसमें जो पहला अध्याय की उष्ण वाताग्रह यानी कि जो उष्ण चक्रवात है उससे संबद्ध वर्षा कम अवधि की होती है। तो यह वाला कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जब दो अलग अलग भौतिक गुण वाली विशाल वायु मिलेंगी तो उससे जो इसकी वर्षा की अवधि है वो भी बहुत ही अधिक होगी, ना कि कम होगी। और इसमें जो दूसरा अध्याय की शीत वाताग्रह यानी कि जो शीत चक्रवात है उससे संबद्ध वर्षा सदैव गरज और बौछार के रूप में होती है। तो यह वाला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो समशीतोष्ण चक्रवात है जब उसमें दो अलग अलग भौतिक गुणों वाली विशाल वायु मिलेंगी तो पता नहीं कौन सी वायु तेज है या कौन सी वायु हल्की है। तो इस कारण से फिर दोनों में गरज होगी और फिर बौछार होगी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल दो सही है। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। और दोस्तों, प्रेस बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।